एक बार फिर से सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं पवन आप सबका फिर से इतिहास की कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जिस महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उसका वादा मैंने आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम से पहले किया था, क्योंकि इस बार इस टर्म के एग्ज़ाम में आपको कोई मानचित्र भरने के लिए नहीं आया था। लेकिन अब ये जो सिलसिला है ये प्रारंभ हो चुका है मानचित्र भरने का। मैंने इससे पहले एक मानचित्र आपको भर कर दे दिया है, वो था दास प्रथा से संबंधित, कि वो क्षेत्र बताएं जहाँ से दासों को प्राप्त किया जाता था और उन्हें जो है दूसरी जगह पर भेजा जाता था, बेचा जाता था। तो वो मानचित्र हो चुका है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। हर दूसरे वर्ष जो है ये मानचित्र आता है, और इसी प्रकार से ये मानचित्र जो हम भरने जा रहे हैं वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है हड़प्पा सभ्यता के मुख्य केंद्र। इससे पहले कि हम इसे मानचित्र में उतारें, मैं चाहता हूं कि कम से कम आपको इन मुख्य केंद्रों के बारे में एक बार पुनः जानकारी दे दूं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के तौर पर आपको ये केंद्र भी शॉर्ट टर्म में लिखना पड़ते हैं। तो जान लेते हैं इनके बारे में। लेकिन इससे पहले केंद्रों के बारे में जानें, इस सभ्यता के बारे में इम्पॉर्टेंट थोड़ी सी जानकारी मैं फिर से देना चाहता हूँ आपको। ये जो सभ्यता थी ये विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। अगर इसका विस्तार के बारे में कहूँ तो उस समय माना जाता है कि जो प्राचीन सभ्यता की बात करते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करें या मिस्र सभ्यता की बात करें, अगर इन दोनों के विस्तार को प्लस कर दिया जाए, जितने क्षेत्र पर फैली हुई थी उसको प्लस किया जाए, तो इससे लगभग 12 गुना विस्तृत हमारी ये सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। तो कितनी बड़ी बात है कि इतनी बड़ी सभ्यता हिंदुस्तान में जो है वो में जन्म लिया था। और ऐसी सभ्यता जिसमें जब हम पढ़ेंगे कि ये एक नगरीय व्यवस्था थी, ना कि एक जो ग्रामीण व्यवस्था थी, जो अपने आप में एक अचंभित करने वाली बात है। और कहते हैं कि भारतवर्ष और पाकिस्तान में इस सभ्यता के लगभग अब तक जो है 1000 केंद्र खोजे जा चुके हैं, और इनमें से मुख्य जो केंद्र है, हाँ यहाँ पर जब बात चली थी कि इसका जो क्षेत्रफल है, अगर मैं बात करूं तो मैंने वो यहाँ पर दर्ज करना भूल गया हूँ। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये इतने बड़े क्षेत्र के ऊपर, भूभाग के ऊपर ये फैली हुई थी। पहला जो शहर है वो है हड़प्पा। हड़प्पा की बात करें तो पश्चिमी पंजाब, अब पश्चिमी पंजाब आप कंफ्यूज मत होना, 1947 ईस्वी में जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ था तो जो भारतवर्ष का जो पंजाब उस समय राज्य हुआ करता था उसको 2 हिस्से कर दिए गए। एक वो भाग जो सबसे इम्पोर्टेंट था, हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र था, सबसे ज़्यादा नहरें वहाँ पर थी, वो हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था उस समय। और बहुत सारे सिख वहाँ से जो है भाई जो है वहाँ से आए थे हिंदुस्तान। तो इस प्रकार जो जिस पाकिस्तान को छोड़ के आए थे वो उसे कहा गया जाता है पश्चिमी पंजाब, और आज भी पंजाब वहाँ का एक राज्य है, ठीक उसी प्रकार जिस पर भारतवर्ष में पंजाब राज्य है। तो हमारा जो पंजाब है उसको कहा जाता है पूर्वी पंजाब, कहेंगे हम उसको, और जो पाकिस्तान का पंजाब उसको कहेंगे हम पश्चिमी पंजाब। ये कब? जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो ये पश्चिमी पंजाब के मोंटीगोमरी जिले का नाम है मोंटीगोमरी, जैसे आपके जिले का नाम है मंडी, तो मोंटीगोमरी जिला और रावी नदी के किनारे पर ये हड़प्पा शहर जो स्थित है, ये हुई स्थिति। विशेषता क्या है कि यह आधुनिक ढंग से बना हुआ एक विशाल नगर था, और इसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर से विशाल दीवार जो है वो बनाई गई थी। दूसरा शहर आता है मोहनजोदड़ो। अभी हाल ही में आपको क्वेश्चन आया था कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस शहर को जब खोजा गया तो इसकी 7 अलग अलग परतें मिली थी, और 7 परतें का मिलना का मतलब है कि ये शहर 7 बार उजड़ा और बसा, तो बहुत सारे लोग मारे गए, और इसलिए इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। तो सिंध प्रांत, ये लरकाना जिला, ये पाकिस्तान में ही स्थित है। मोहनजोदड़ो जो बड़ा नगर है, सिंध प्रांत लरकाना जिले में स्थित है, और इसकी विशेषता है कि यहाँ सबसे बड़ा विशाल स्नानागार, अगर इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन आपको आता है कि बताइए विशाल स्नानागार का जो अंदर वाला हिस्सा था जहाँ पर पानी रहता था वो कितना बड़ा था। तो एक अनुमान के अनुसार इसकी लगभग लंबाई गुना चौड़ाई गुना उन जो गहराई को देखेंगे तो वो आता है 39 गुना 23 गुना 8, मतलब 39 फीट ये जो लंबा है, 23 फीट ये चौड़ा है, और 8 फीट ये गहरा था। तो आप इतना बड़ा जो स्नानागार था वो एक विशाल स्नानागार के तौर पर लोग इस्तेमाल करते थे विशेष
समय में, जब हो सकता है उस समय जो इस तरह का जो आज भी आयोजन किया जाता है, लोग इकट्ठे नहाते हैं खास मौके के ऊपर, वैसा ही शायद उस समय भी आयोजन किया जाता होगा। गोदाम के लिए कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, ये कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। तो कांस्य की मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में, तो ये इसकी विशेषता है। तीसरा आता है चहुंदड़ो, ये सिंध प्रांत, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पर ये स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है? बहुत सारी चीज़ें, देखिए केवल एक ही चीज़ की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, जिसमें आता है मनके बनाने, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मोहर निर्माण और बाट बनाने, इन सभी का केंद्र जो है वो चहुंदड़ो था। बाट बनाना, एक ही तरह के बाट, ये बड़ी विशेषता है इस सभ्यता की। हर तरह हर जगह के ऊपर एक ही बाट जो है, एक ही तरह के, एक ही वेट के बाट जो है मिली थी। इसका मतलब कितना साइंटिफिक तरह से जो है ये व्यवस्था उस समय स्थापित थी, जो आने वाले टाइम में उसके ख़त्म होने के पश्चात ये जो सभ्यता के जो एक नगरीय जो व्यवस्था थी वो ख़त्म हो गई। फिर से एक जो है ऐसी व्यवस्था शुरू हुई जो नगरीय ना होकर के थी, ग्रामीण व्यवस्था था। इसलिए हम प्राउड फील करते हैं कि हमारी जो सभ्यता थी वो इस प्रकार की सभ्यता। तो तीसरा बड़ा नगर चहुंदड़ो। इसके बाद बात करेंगे अगले नगरों की, जिसमें चहुंदड़ो के बाद आता है कालीबंगन। अब आते हैं वो नगर जो भारतवर्ष में स्थित है, आधुनिक भारत की बात करते हैं तो राजस्थान प्रांत, जिला गंगानगर, कालीबंगा की बात करें और कालीबंगा की बात होती है तो कालीबंगा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ होने के प्रमाण जो है मिले हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कालीबंगा। इसके अलावा आभूषण और खिलौने बनाने के लिए भी प्रसिद्ध था कालीबंगा, जो राजस्थान में स्थित था। पांचवा था लोथल, गुजरात प्रांत, याद रखना लोथल जो है गुजरात में था, जिला अहमदाबाद। और ये अपनी बड़ी बंदरगाह के लिए जो है वो प्रसिद्ध था, डॉक यार्ड के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केवल एक ही शहर था जो बंदरगाह के जाना जाता, वो है लोथल। संभवतः यहाँ से उस समय की जो सभ्यता थी जो अरब देश में थी, इराक में थी, उसे कहा जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके साथ जो व्यापारिक संबंध जो स्थापित थे सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के। फिर आता है धौलावीरा, ये प्रांत भी गुजरात में ही मिला है और ये अपनी भवन निर्माण कला, जल निकासी और मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है रोपड़ आप बड़ी अच्छी भली भांति से जानते हैं, खास तौर पर हिमाचली। जैसे ही आप हिमाचल को छोड़ते हैं वैसे ही पंजाब का जो रोपड़ जिला है वो शुरू हो जाता, जिला नहीं वो जगह है, जिले का नाम है रूपनगर। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जो है इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। फिर आता है बनावली, राज्य हरियाणा और जिले का नाम है हिसार, ये भारत में स्थित है। और विशेषता क्या है कि मोहनजोदड़ो नगर की ही तरह ये भी शहर है, सुनियोजित ढंग से बसा हुआ था। नौवां आता है आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश, जिला जो मेरठ पड़ता है, भारत में स्थित है। और विशेषता है कि हड़प्पा संस्कृति के आभूषण, मूर्तियाँ और बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये मेरा जानकारी देने का मतलब था, इससे कम से कम आपके दिमाग में अब इनसे संबंधित कि कहाँ कहाँ ये नगर जो स्थापित थे आपको ये मालूम हो चुका होगा। पहले 4 हमने पढ़े वो थे कहाँ पर? पाकिस्तान में, उसके पास 3 हमने पढ़े और इसके बाद चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां हमने इनकी बात करी, ये सारे कहाँ? भारतवर्ष में। तो आइए अब आप शुरुआत करते हैं, जिसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ, वो है आपका मानचित्र। इस तरह का मानचित्र आपको रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा कलरफुल है, वो शायद ब्लैक एंड वाइट ही आपको आता है। और उसमें कई बार जो है हो सकता है कि आपको इस प्रकार की मैं नदियाँ इसलिए लेकर आया कि कम से कम आप जब भी पूछा जाए, बहुत सारे बच्चे हैं जो जोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में बहुत कम जानते हैं, खास तौर पर नदियों के बारे में। मैं चाहता हूँ आप +2 क्लास में आ गए, इसके बाद आपको कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा और कई बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं वो शुरुआत उनकी हो भी चुकी होगी तैयारी करने की। तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ साथ ये भी तैयारी हो जाए, बड़ा ज़रूरी है, बड़ा मज़ा आता है। आप ध्यान से देखेंगे, मैंने कोशिश करी है हाथों से ही नदियों को बनाने की। आप जानते हैं इन नदियों के बारे में, देखिए उस समय जब भारतवर्ष की बात होती है तो उस समय भारतवर्ष, पाकिस्तान, आधुनिक जो पाकिस्तान है वो भी शामिल था और बांग्लादेश ये भी शामिल था। जब 47 में आज़ाद हुआ भारतवर्ष तो उस समय पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ये वाला हिस्सा जो बांग्लादेश है पूर्वी पाकिस्तान, और ये इसको कहा जाता पश्चिमी पाकिस्तान। देखिए दिशाओं का ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप मानचित्र भरें दिशाएं आपको पता होना चाहिए। ये उत्तर आता है, ये दक्षिण आता है, ये पूर्व हिस्सा आता है और ये आपका पश्चिमी हिस्सा आता है। तो पूर्व का जो ये वाला हिस्सा था जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है, ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था 1971 ईस्वी तक, जब तक ये आज़ाद नहीं हुआ, और ये कहलाता था पश्चिमी पाकिस्तान। इस प्रकार से ये 2 पाकिस्तान थे। लेकिन
अब बात करते हैं इन दो जगह के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट जो मैदानी हिस्से थे। एक तो आता है गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है, जहाँ पर जो है मैदानी हिस्सा आता है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अनाज जो पैदा करता है। और इस प्रकार से अगर पाकिस्तान में बात करें तो जो सिंधु नदी का जो मैदानी हिस्सा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ पर जो नदियाँ, अगर हिमाचल की बात करें, हिमाचल की जो प्रमुख 4 नदियाँ 1, 2, 3 और 4, ये चारों की चारों नदियाँ कहाँ चले जाती है, इसी सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि जो सिंधु नदी है जो मानसरोवर से निकलती है, ये बड़ी नदी है और इसी की सहायक नदियाँ, मतलब ये सारी नदियाँ इसी में समा जाती हैं, इसलिए सबसे बड़ी नदी हुई सिंधु नदी। और ये सभी नदियाँ जो है ये सहायक नदी है, जिसमें 4 नदियाँ हिमाचल की। और ये कौन कौन सी है, अगर हिमाचल की सबसे बड़ी नदी को कहें तो ये है सतलुज, जो मानसरोवर से निकलती है। तो इस प्रकार से ये यहाँ से होती ही ये चले जाती है पंजाब में। और यहाँ पर एक और नदी जो है इसकी सहायक नदी के तौर पर ये है ब्यास नदी। ब्यास नदी जिसके तट के ऊपर आपका मनाली है, कुल्लू है या फिर मंडी है, शहर बसा हुआ, तो ये भी जाकर जो है किस में मिल जाती है, ये भी सतलुज नदी में मिल जाती है। तो सतलुज की सहायक हुई ब्यास और जो सतलुज है वो किसकी सहायक हुई, सिंधु नदी की। तो इस प्रकार से दो नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर ऊपर की तरफ को बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है बड़ा भंगाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी। ये चंबा से निकलती है, चंबा से जाती हुई ये कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। और इस प्रकार से ये फिर एक और बड़ी नदी में गिर जाती है। और ये बड़ी जो नदी है जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये नदी है झेलम। ये पहले चिनाब आती है और ऊपर की तरफ वो आती है झेलम नदी। तो चिनाब नदी में जाकर ये गिर जाती है और इस प्रकार से चिनाब भी कहाँ चले जाती है, सिंध में। तो इसी प्रकार से ऊपर जो जम्मू एंड कश्मीर से आती है झेलम नदी है। तो हमने पढ़ा यहाँ पर 5 नदियों के बारे में, पहले ये सतलुज, फिर ये ब्यास, फिर ये रावी, फिर ये चिनाब और ये फिर झेलम, और फिर ऊपर आता है सबसे बड़ी नदी जिसका नाम है सिंधु नदी, क्योंकि इसी नदी के आसपास के क्षेत्र में जो बड़े केंद्र थे, प्रारंभिक केंद्र थे इस सभ्यता के मिले थे, इसलिए इसको कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है। फिर अब बात करते हैं दूसरा मैदानी जो आता है गंगा यमुना का मैदानी हिस्सा। अब यहाँ पर गंगा और यमुना के अलावा अगर बात करें, गंगा जो है ये उत्तरांचल है, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अगर गंगा की बात करें, ये गंगोत्री से निकलती है और इस प्रकार से ये गंगा सबसे बड़ी नदी के तौर पर मानी जाती है। गंगा जिस प्रकार से यहाँ पर कौन सी नदी थी, यहाँ थी सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी, जिसमें ये और नदियाँ शामिल हो जाती। तो यहाँ है गंगा यहाँ से निकलती है और इस प्रकार से गंगा जो है जाकर कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में, और इस प्रकार से नीचे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बड़ी नदी हुई गंगा नदी, और जितनी भी और नदियां हैं ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं। तो जान लेते हैं मोटे तौर पर कि ये इसकी जो सहायक, गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। बड़ी नदी जो है वो आती है यमुना नदी, जो यमुनोत्री से, ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है और इस प्रकार से ये जाकर यहाँ पे अहमदानगर के पास ये जाकर जो है मिल जाती है, इलाहाबाद के पास संगम में ये मिल जाती हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ मध्य जो मालवा वाला जो क्षेत्र है, मध्य भारत है, वहाँ से एक नदी नीति आती है जिसका नाम है चंबल की घाटी इस नदी के आसपास का क्षेत्र है। तो ये चंबल नदी होगी, ये जो यमुना नदी होगी, ये गंगा नदी होगी। और इस प्रकार से गंगा नदी की और भी सहायक नदी है, अगर यहाँ से नेपाल से आने वाली जो नदी है ये घाघरा नदी है इंपॉर्टेंट। और यहीं से एक और नदी आती है जिसका नाम है कोशी रिवर, जो हर वर्ष जो है बहुत तबाही करती है हमारा जाकर कहाँ पे, आपके बिहार का। तो इस प्रकार से ये नदियाँ सारी जो गंगा की सहायक, और इन्हीं नदियों के कारण जो है, लाई गई मिट्टी के कारण जो है ये जो प्रदेश है, जो मैदानी हिस्सा है गंगा का, ये भारतवर्ष के लिए अनाज का एक बहुत बड़ा केंद्र जो है वो बना है। अब बात करते हैं एक और बड़ी नदी जो आती है पूरब की तरफ से। अगर ये देखा जाए, ये भी मानसरोवर के आसपास से ही निकलती है और इसका अधिकतर हिस्सा जो है वो चीन में रहता है। उसके पश्चात ये बाद में आ जाती है अरुणाचल प्रदेश में, भारतवर्ष में शामिल हो जाती है, और आसाम से होती ही ये भी चली जाती है बांग्लादेश में। और इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखना इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन यहाँ पर जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में चली जाती तो इसका नाम आ जाता है जमुना, याद रखना इसका नाम को माना जाता है जमुना। यमुना यहाँ पर थी गंगा की सहायक, इसे कहा जाता है जमुना। और इसी प्रकार से गंगा जब जो है पाकिस्तान में चली जाती है तो उसका नाम आता है, दोनों को मिलाकर यहाँ पर बन जाता है पद्मा नदी। याद रखना, गंगा और जमुना को मिलाकर आगे इसको नाम क्या बोलते हैं, गंगा नहीं बोल रहती है, इसको बोलते हैं पद्मा नदी। तो इस प्रकार से ये मैं थोड़ा सा नॉलेज आपको नदियों के संदर्भ में दिया। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हड़प्पा सभ्यता के मुख्य केंद्र। सबसे पहला जो केंद्र है, अगर आप देखेंगे, ये भारतवर्ष का जो है जो
राजस्थान वाला हिस्सा है उसमें इस तरह का ये जो हिस्सा दिया गया होता है। तो आपने देखना अगर मैं इसके दो हिस्से इस तरह से कर दूं तो जितना करे आधा हिस्सा बनता उससे आगे बढ़ना है हमने इसकी तरफ को, सिंधु नदी के जो है पूर्व की तरफ को। तो ऐसे इस तरह से आया और ये पहला निशान लगाया, और ये जो पहला निशान आपने लगाया ये है चहुंदड़ो। अब याद रखना है, साथ साथ मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ आपको ताकि याद रहे। तो इसका नाम है चहुंदड़ो। क्या नाम है? चहुंदड़ो। किस तरह से लगाया? इसका आधा हिस्सा किया और जितना आधा हिस्सा आगे बढ़ाया मैंने और यहाँ पर निशान लगाया, राउंड किया और उसको जो है काला कर दिया, और उसका ये है चहुंदड़ो। अगला जो जगह है वो आती है सिंधु नदी का। ये हम बात कर ली हमने सिंधु नदी का जो सिंधु नदी के पश्चिमी तट के पास तट जो है एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम, अब किस तरह से अगर इसको हम करना चाहें, नदियाँ शायद नहीं दी होंगी तो आपने क्या करना है, यही यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितना भी ये जो पड़ता है, लेंथ पड़ती है, उसको आपने यहाँ से बीच में से जो लेना है और यहाँ खड़ा करके जो है वो निशान लगा देना है। तो इस प्रकार से ये आ गया आपका मोहनजोदड़ो। याद रखना है ये दूसरा जो जगह आई इसका नाम है मोहनजोदड़ो। इसके बाद जो है अगर हम देखें थोड़ा सा, सीधी लाइन तो नहीं आती, सीधी लाइन जो इस तरह से बनेगी, लेकिन सीधी लाइन से थोड़ा अगर हम इसी पाकिस्तान को देखें तो यहाँ से मोड़ने वाला जो हिस्सा है उसके साथ ही आपने एक निशान और लगाना है। और इस निशान, ये जो जगह है इसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान में कम से कम 4 जगहों को आप जो है दर्शाएँ। तो ये मेहरगढ़, ठीक है। तो पहला फिर से हम शुरू करते हैं क्योंकि ज़रूरी है कि आपके दिमाग में बैठ जाना है। पहला आ जाता है ये है आपका चहुंदड़ो, दूसरा आता है क्या नाम है, यस बिल्कुल सही है, ये है मोहनजोदड़ो। तीसरा क्या है? तीसरा है मेहरगढ़। फिर से चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो और मेहरगढ़। एक और बच जाता है और वो आता है रावी नदी के किनारे। मैंने रावी नदी आपको बताई थी, ये रावी नदी है। तो रावी नदी के दक्षिण छोर पर ये जो है स्थित है पाकिस्तान में और इसका नाम है हड़प्पा। याद रखना, हड़प्पा पहला खोजा गया केंद्र, तो हड़प्पा। तो 4 जो जगह हैं, अगर आपको नदियाँ नहीं होंगी तो आप देख सकते हैं कि अगर इस जगह से और इस जगह का आधा किया जाए तो आधा लगभग यहाँ पर आता है, तो आधे से थोड़ा सा इस साइड को आपने जो ऊपर की तरफ को लगा देना है निशान, तो ये आया आपका हड़प्पा। तो इस तरह से आपको भौगोलिक परिस्थितियाँ देखनी होती है और उनके अनुसार आपको ये निशान जो है लगाने होते हैं। तो याद रखना है इन चारों को कहाँ कहाँ अपने निशान किस तरह से लगाए वो मैंने आपको बता दिया। तो पहला आया चहुंदड़ो, फिर आया मोहनजोदड़ो, फिर आया आपका मेहरगढ़ और फिर आया आपका हड़प्पा, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 आपके कंप्लीट होते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, अब करते हैं भारत में। तो भारत में सबसे पहले हम बात कर देते हैं, वो करते हैं रोपड़, जो हिमाचल के साथ पंजाब की बात कर रहे हैं हम, तो जो पूर्वी पंजाब में आता है रोपड़। रोपड़ जो है वो सतलुज नदी के दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रकार से आपने जो है, अगर नदी नहीं दी होगी तो आपने किस प्रकार से लगाना है इसका निशान वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है कि ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला यहाँ कटा हुआ हिस्सा है, बिल्कुल आपने जितना ये वाला जो हिस्सा, क्योंकि मैं इसी को बार बार लूँगा आपसे, ये वाला हिस्सा जितनी लेंथ ये पड़ती है आपने इसी तरफ से इस जगह से इस तरफ को आपने उतना ही पार्ट लेना है और इसको काट लेना और आगे की तरफ एक निशान लगाना है। और इस प्रकार से ये आपका आ गया रोपड़, ठीक है, ये है रोपड़। फिर अगला जो आता है वो आता है, अगला रोपड़ के पश्चात जो नगर आता है वो है बनावली। बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। तो आपको कम से कम ये भी पता होना चाहिए कि आप, मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा इसको जो है, इसकी जो स्थिति है वो थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ा दी है और ये जाके कहीं ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है इसकी स्थिति। ये है एक्चुअली में बनावली, ये आगे वाला जो हिस्सा है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये कालीबंगन आ गया जो राजस्थान में जाके स्थित है। ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका बनावली। तो बनावली की बात अगर हम करें, एक तो बार बार कर्सर जा रहा, बनावली पड़ता है हरियाणा में। तो अगर इसकी बात करें, जितना हम यहाँ से चले थे उतना ही, लेकिन अब आपने जो है करना है गुजरात का ये वाला हिस्सा, इसकी तरफ को आपने जो है बढ़ना है उतना ही और उसकी तरफ आगे को बढ़ना है। और इस तरह से अगर मैं लाइन को खींचूँ तो इस तरह से आपकी डायरेक्शन आती है गुजरात की तरफ को। तो पहला आ गया आपका रोपड़ और उसके बाद अगर अगला हिस्सा जितना आप यहाँ से चले थे उतना ही आपने आगे निशान लगाना है। तो ये बन जाता है आपका बनावली जो हरियाणा में है। फिर आपने यहाँ से इस तरफ को निकलना है। अब जो हिस्सा ये बार बार आ रहा है इसकी तरफ आपने निकला, लेकिन पहले से जितना आप निकले उससे थोड़ा कम आपने करना है।
उससे कम, जितना ये है उससे थोड़ा कम आगे की तरफ निकलना, किसको, इसको ध्यान में रखते हुए। तो ये जो आया आपका, ये कहा है कालीबंगन, जो राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भारतवर्ष की बात करते हैं, पहला आ गया रोपड़, फिर आया आपका बनावली, और यहाँ का कालीबंगन जो राजस्थान में स्थित है। ये हिसार आपका हरियाणा में स्थित है, और ये रोपड़ पंजाब में स्थित है। फिर से शुरुआत करें, मैं एक एक करके मैं बोलता चलूँगा और आप जो है जानते रहेंगे कि कौन है। पहला चौंदड़ो, ठीक है। फिर मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, यस सही है। मेहरगढ़, ये क्या है, यस। हड़प्पा, सही है। ये क्या है, रोपड़, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है, बनावली है। और ये क्या है आपका, यस, ये क्या है, सही है, कालीबंगन जो राजस्थान में स्थित है। और भी हैं, थोड़ा बढ़ते हैं आगे। अब ये आता है, देखिए इसको निशान की अगर बात करना चाहें आप, तो इस बार जो आपका जो निशान है वो, अगर ये और ये, इसको और इसको अगर हम त्रिकोणा मान के चलते हैं, इसको अगर इसको मिला देता हूँ, तो जितना हिस्सा जो है यहाँ से इतना है, उतना ही अगर यहाँ से और इसको काटूँ मैं, तो ये हिस्सा जो है आपका बन जाता है त्रिकोण तरह से, त्रिकोण से देखेंगे, ऐसे और ऐसे ये त्रिभुज की तरह आता है। तो ऐसे आपने याद रखना है कि ये जो है, या ये भी त्रिभुज का ही देता है। तो किसी भी प्रकार से आप जो है अनुमान लगाते हुए इसको निशान को लगा सकते हैं। तो ये आपका पड़ा कौन सा, ये पड़ा आलमगीरपुर, इंपॉर्टेंट है आलमगीरपुर। और ये आता है गंगा और यमुना नदी के बीच वाला हिस्सा जो है वो आप करेंगे, इसका नाम है आलमगीरपुर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अब गुजरात की तरफ के जो 3 जगह बचाती है। ये जो लोथल है, आप देखेंगे यहाँ से कटे हुए हिस्सा, अगर आप देखेंगे यहाँ से अंदर की तरफ जो है, जब आप बड़ा मानचित्र देखेंगे जाएंगे, तो अंदर तक जो है वो ये कटा हुआ हिस्सा जाता है, समुद्र अंदर तक जाता है। तो यहाँ इस जगह के ऊपर, क्योंकि जो लोथल बंदरगाह थी वो बना के की गई थी, ना कि वो हिस्सा था जो ऑटोमेटिकली समुद्र का था। यहाँ से अंदर को नहर निकाली गई थी, और इस प्रकार से अंदर जो है वो फिर जाके डॉकयार्ड बना था, बंदरगाह बनी थी। तो ये लोथल थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे आप इसको ला सकते हैं, मैंने थोड़ा ज़्यादा ले गया अपना पूरा ऊपर, लोथल गुजरात। फिर लोथल के साथ ही दूसरा जो है जगह आती है, उसका नाम है रंगपुर। इस साइड को आप देखेंगे, जितना अगर ये करें, इसका आधा हिस्सा करें, तो आधा हिस्से के बराबर ही इस तरफ को आपने देखना है, ये रंगपुर आ जाता है। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ को अगर आप जाएं, तो ये आ जाता है धौलावीरा। याद रखना ये धौलावीरा, ये निशान आपने याद रखना कि इस निशान के साथ आपने लगाना ये धौलावीरा। तो गुजरात में कौन कौन से, पहला है लोथल, थोड़ा नीचे लगाना, तो इसके साइड को आपने रंगपुर, और यहाँ पर आपका नाम क्या है, यहाँ पर है धौलावीरा। तो इस प्रकार से ये निशान लगाने के बाद मेरा सिर्फ मकसद ये था कि आपको पहले निशान देखकर ही पता करना है कि ये जगहें कौन कौन सी है। मैं फिर से पूछने वाला हूँ, शुरुआत करते हैं, कहीं से भी मैं बीच में पूछूंगा आपको, ये क्या है, ठीक है, हड़प्पा, ये क्या है, मोहनजोदड़ो, सही है। ये क्या है, बिल्कुल सही, मेरगढ़, ये क्या है, यह है चौंदड़ो, सही है। ये क्या है, लोथल, सही है। ये क्या है, धौलावीर, सही है। ये क्या है, रंगपुर, सही है। ये क्या है, रोपड़, सही है। ये क्या है, आलमगीरपुर, सही है। ये क्या है, बनावली, ठीक है। यह क्या है, कालीबंगन, राइट, कालीबंगन। तो फिर से अगर मैं कहीं से भी करूँ, ये कालीबंगन, ये हड़प्पा, ये चौंदड़ो, ये यस मेहरगढ़, मैं भी इसको कई बार भूल जाता हूँ, तो मेहरगढ़, ये मोहनजोदड़ो, ये रोपड़, ये आलमगीरपुर, ये कालीबंगन, ये हाँ बनावली, सही है। अगर नीचे जाएं, ये क्या है, लोथल, रंगपुर और धौलावीरा, बिल्कुल सही है। अब इतना होने के पश्चात अब मैं क्या करूँगा, इनके नाम जो है लिखना शुरू करूँगा। सबसे पहले चौंदड़ो बोलते चलेंगे, और तभी मैं नाम जो है वो आपके लिखता चलूँगा। दूसरा आता है, दूसरा, यस, हाँ यस, बिल्कुल सही है, इसका नाम है मोहनजोदड़ो। फिर उसके बाद तीसरा इसके साथ ही लगने वाला, ये क्या है, बिल्कुल मेहरगढ़। उसके बाद यहाँ पर पहुँचते हैं, इसका नाम क्या है, हड़प्पा, बिल्कुल सही है। फिर आते हैं आगे, रोपड़, बिल्कुल सही है। फिर आते हैं नीचे की तरफ, इसका नाम है बनावली, बिल्कुल सही है। ये क्या है, कालीबंगन, बिल्कुल सही है। ये क्या है, बिल्कुल सही है, आलमगीरपुर। ये क्या है, सही है, धौलावीरा। ये क्या है, लोथल, बिल्कुल सही है। और ये क्या है, रंगपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी के नाम जो है लिखने के पश्चात अब हमारा आगे का कार्य क्या रहेगा, क्योंकि कई बार जो है आपको क्षेत्र भी बताना होता है कि ये कितने क्षेत्र में
फैली हुई थी वो क्षेत्र आपने बताना होता है। तो अगर मैं देखूँ तो अगर मैं यहाँ से, देखिए आप यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं और लगभग ये आप इस तरह से ले सकते हैं सीधे तौर पर, और देखेंगे तो आपका ये जगह जो है ये इस तरह से जो है ये जगह पूरा का पूरा क्षेत्र जो हो आता है। तो देखें हैं कैसे आगे मैं इसको दर्शाता हूँ। तो इस प्रकार से ऐसे आप हो सकता है इधर से थोड़ा सा इधर से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाली जो जगह है जितनी जगह है ये कवर होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इस तरह से जाते हुए ये रखना है अपने ख्याल, यहाँ से मिलते हुए, और ये जगह जो है इस तरह से मिलती हुई, और ये सारा जो क्षेत्र है ये इस सभ्यता का, जिसकी बात हम करें हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है, जिसकी हम बात कही थी कि लगभग 1,99,600 वर्ग किलोमीटर में सभ्यता फैली हुई थी। तो ये वो क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अभी हमारा कार्य जो पूरा नहीं होता है, अभी बहुत सारी चीज़ लिखना ज़रूरी है। ये भारतवर्ष है जिसकी आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा बात करेंगे चीन, यहाँ तिब्बत है, अब हम चीन लिखते हैं। फिर ये पाकिस्तान हो गया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये नेपाल हो गया, उसके बाद ये भूटान हो गया, इसके बाद ये बांग्लादेश हो गया। फिर बात करते हैं म्यांमार, ये म्यांमार है जो वर्मा कहलाता था, अपना आधुनिक नाम म्यांमार है। नीचे की तरफ को देखें तो सर यहाँ अरब सागर, ये अरब के देश हैं तो इस तरफ को अरब सागर, अगर डायरेक्शन देखते हैं ये पूर्व का है, ये पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की, तो भारत के पश्चिम की तरफ को आता है अरब सागर, और पूर्व की तरफ आती है बंगाल की खाड़ी, और नीचे की तरफ जो आता है वो आता है हिंद महासागर, यहाँ लिखेंगे आप हिंद महासागर। एक और चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, ये जो द्वीप हैं यहाँ पे पश्चिम की तरफ आता है लक्षद्वीप, और इस तरफ को आते हैं आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी भारतवर्ष का ही अंग है। तो याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इनको भी आपको लिखना होगा। फिर एक और रह गया हमारे पास श्रीलंका। इसके पश्चात अब हम क्या करेंगे, जो क्षेत्र हमारा जो इस सभ्यता का था उसको आप किसी भी तरह से, मैंने कहा था आप इसको कलर भी कर सकते हैं, आप इसको शेड भी कर सकते हैं, आपके पास समय है उसके अनुसार इस कार्य को करेंगे। लेकिन कई बार समय नहीं होता तो क्या करते हैं हम इस तरह की लाइन्स जो है वो के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो ये लाइनें, मैं भी इन लाइनों के द्वारा ही इस जगह को दर्शा रहा हूँ, लेकिन एक ही दिशा में बढ़ती हुई ये लाइनें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई लाइन ऐसे कर दी कोई ऐसे कर दी, एक ही दिशा में लाइनें होनी चाहिए। तो कई डॉट भी लगाते हैं, डॉटेड, क्योंकि मेरे पास कोई डॉट लगाने का तरीका नहीं था। अब ये लाइन जो है इस नाम के ऊपर भी हो गई है, लेकिन जब आप खुद करेंगे पेंसिल से तो आप इस नाम के ऊपर इस लाइन को नहीं लगाएंगे, ताकि नाम आपका दिखाई दे अच्छी तरह से। और जितने भी इनके नाम आते हैं उनको छोटे अक्षरों में लिखना, एक बराबर अक्षरों में लिखने की कोशिश करना है, और जो देशों के नाम है उनको बड़ा करके लिखना है, जैसे मैंने किया है। अब आगे और भी इम्पोर्टेंट काम है, जिस प्रकार से एक बॉक्स 2 या 3 बॉक्स बने होते हैं, उसमें भी काम आपका रहता है। एक बॉक्स में, पहले बॉक्स में आपने करना क्या है कि इस प्रकार जैसे आपने यहाँ पर दर्शाया, जिस कलर में या जिस आपने ब्लैक किया है उतना ही आपने गोला लगाना है और उसको भी ब्लैक करना है। इसी प्रकार एक दूसरा आपने बनाना है, लेकिन यहाँ पे आपने गोला नहीं बनाना है, यहाँ पर बनानी है आपने इस तरह की धारियाँ जो है 1 2 3 करके ऐसे धारी। लेकिन ये क्या हो गया कि मैंने डायरेक्शन थोड़ा सा बदल दी है इसकी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन है ऐसी, तो थोड़ा सा ऐसे जो है वो डायरेक्शन की तरफ, जैसे ही यहाँ पर डायरेक्शन दी है वैसे ही लाइनें आपने यहाँ पर जो है वो लगानी है। तो ये दो, अब ये 2 चीज़ें क्या है, ये जो है ये हमने केंद्र दर्शाए हैं, हड़प्पा सभ्यता के केंद्र, हड़प्पा सभ्यता के नगर या केंद्र भी लिख सकते हैं आप। फिर ये जो बताया है ये क्या है, इसका क्षेत्रफल, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार या हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से ये कार्य अगर आप करते हैं, बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे ढंग से कोशिश की मैंने आपको समझाने की, शायद आप समझे भी होंगे। आप एक मानचित्र लीजिए, उसको कई दफ़ा कीजिए, उसको मिटाइए, फिर से कीजिए और फिर से चेक कीजिए कि ये मेरे बताए हुए मैप के अनुसार मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो इसका मतलब आपके नंबर 5 नंबर जो वो पक्के हैं। तो इस तरह से हमारा जो मैप का कार्य है वो आज पूरा होता है। आपने और दिन की तरह मुझे आज फिर से बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।